हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, डाटा हैंडलिंग। अगर बात करूं डाटा हैंडलिंग की, तो भैया ये बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा मेथड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी मेथड बताऊंगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आपको सारे टाइप पता हो और आपने एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन भी अच्छे से किया हो और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हो, तो इस चैप्टर के सारे मार्क्स आपके लिए फिक्स हो जाते हैं, नंबर फिक्स। और इस टाइम आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि भैया जो चैप्टर इजी हो, जिनके नंबर आप फिक्स कर सको, उनको अच्छे से पढ़ लो, जिससे कि हमसे ये तो हो जाए कि भैया कम से कम ये वाले चैप्टर तो हमारा फिक्स हो गया, इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। बात समझ में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 9th-10th में, तो 9th-10th में भी इस चैप्टर का यूज है। तो यानी इसका कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ अच्छे से समझते हो तो आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डाटा हैंडलिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं और समझने हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे डाटा एंड ऑब्जर्वेशन। भैया डाटा किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी को, कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, यानी टेलीमार्क वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में खासकर आपके सिलेबस में टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे, क्या नाम है, क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से बनाई जाती है, ये सारी चीजें होती। ठीक है, किस तरीके से अगर टेलीमार्क का कोई वो आपका टेबल दे रखा हो तो इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद करेंगे ग्रुपिंग ऑफ डाटा की, कि किस तरीके से कोई भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है तो उसको ग्रुपिंग के थ्रू थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जहां पर हम सीखेंगे और जानेंगे पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। ठीक है, ये सारे हमारे ग्राफ हैं जिनको हम ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो भैया जो आपका बार ग्राफ है, पाई चार्ट है और हिस्टोग्राम है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से अगर ग्राफ गिवन हो तो उससे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि डाटा एंड ऑब्जर्वेशन कहते किसे। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कहानी क्या है कि मान लो अगर मैंने क्लास में टेस्ट लिया, अब टेस्ट लिया तो बच्चों के कुछ नंबर आए होंगे, वो जो नंबर हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है, या किसी मैच में नंबर्स बन रहे हैं, रन बन रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स है, बॉलर है, विकेट ले रहा है, तो ये सब जितने भी न्यूमेरिकल चीजें हमको मिल रही हैं, कितने विकेट ले लिए, कितने बॉल्स खेली हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या है, डाटा कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं डाटा जैसा है वैसा ही दे दूं, जैसे मैंने, अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और मैंने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उन सारे नंबर्स को मैंने लिख करके रख लिया अपने पास, सीधा इतना ये है ना, जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो इस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे, रॉ डाटा। क्या, दी अनऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, अच्छा, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है तो उससे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, अब टेस्ट दिया तो उनके कुछ नंबर आए। अगर मैं ए इंडिविजुअल बात करूं कि भैया एक एक सारे नंबर मैंने लिखते चले गए, तो मैं एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकता। यहां पे हम लोग यूज करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के बाद जैसे कि मैंने सारे नंबर लिए, ऐड किया, एवरेज निकाल लिया। अब अगर एवरेज निकाल लिया तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि अगर एवरेज 60% प्लस आ रहा है, 70% प्लस आ रहा है, ओवरऑल क्लास का 70-80% प्लस आ रहा है, इट मीन्स कि क्लास पढ़ने में बहुत अच्छी है और ज्यादातर अच्छे बच्चे। अच्छे का मतलब एक, भैया एक स्टेटमेंट में दे रहा हूं, भाई डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हमारे जो डाटा है उसको हम रीड कैसे करें और उससे कोई इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, यही तो गेम है। तो यहां पर अगर मैं सारे टेस्ट का एवरेज निकाल लिया, सारे बच्चों के टेस्ट में जितने नंबर आए
उनका मैंने एवरेज निकाल लिया, और एवरेज अगर 70 75 प्लस या 85 प्लस आ रहा है, इट मीन्स कि ज्यादातर बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे। क्लियर। वहीं पे अगर एवरेज 50 से कम आ रहा है, यानी काफी सारे बच्चे पढ़ने में वीक है और उनको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा का एनालिसिस करके एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं या चीजों तक पहुंचते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल। बात समझ में? और इसी चीज को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। अच्छा जी, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट। तो ये 20 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ये हमारा क्या है, प्राइमरी डाटा। न असेंडिंग ऑर्डर में है, न डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करा। तो जो भी इस टाइप का डाटा क्या कहलाएगा, हमारा रॉ डाटा कहलाएगा। तो हमें गिवन है, क्या कह रहा, अरेंज द एबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भैया ये काम तो आप कर ही लोगे असेंडिंग ऑर्डर में वो करना, क्योंकि 7th 8th में तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सीखा ही है। इसके बाद क्या कह रहा, कह रहा कि भैया द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन, द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन और द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वर, रेंज ऑफ द गिवन डाटा हमको बताना है। तो चलिए ये वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अरेंज इन दी एबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। क्लियर। चलते हैं पहले पार्ट की ओर। क्या कह रहा, कह रहे द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बताइए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जो किसी बच्चे ने पाया है। ठीक है, हमने कहा सर देखते हैं 23 75 23 तो अभी दिख रहा है मुझे, 23 से छोटा हमारा क्या हो गया 14। क्या 14 से छोटा कोई नंबर है? हमने कहा सर नहीं है। इट मीन द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन इज अ 14 मार्क्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसने कहा द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन, हाईएस्ट मार्क बताइए क्या है। तो चलो देख लेते हैं। तो हमने कहा सर 75 से बड़ा है 80 92। देख लो 92 से बड़ी कोई संख्या है? हमने कहा सर नहीं है। तो जो हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट होगा क्या होगा, वो आपका 92 होगा। सिंपल सी कहानी है। अरे भैया क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट मार्क है तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो आपका लोएस्ट मार्क होगा, वहीं पे क्या होगा, मार्क्स होगा। वहीं पे अगर हाईएस्ट मार्क्स की बात करेंगे तो वो आपका क्या है 92। इसके बाद पूछा रेंज ऑफ द गिवन डाटा। रेंज ऑफ द गिवन डाटा क्या है? तो हमने कहा सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए। तो यहाँ पे अपर लिमिट यानी हाईएस्ट मार्क कितना है, तो हमने कहा हाईएस्ट मार्क 92 और लोएस्ट मार्क है 14। तो आपका रेंज आपका क्या होगा, तो हमने कहा सर जी रेंज हमारी होगी 92 माइनस 14। सॉल्व कर लीजिए। तो 12 12 में से 4 8, ये हो जाएगा 8 में से और 78 इज योर फाइनल आंसर। ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, तो इस टाइप के इजी से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन। क्लियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड की, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कि भैया फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ये बताइए। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अपीयर इन ए डाटा शीट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर क्या हो मेरे पास जो डाटा है उसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सिंपल सी कहानी है क्या कि नंबर ऑफ टाइम से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन क्या हो, अपीयर हो हमारी डाटा शीट में, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सिंपल सी कहानी है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दे रखा है सपोज वी मेक ए सर्वे ऑफ 20 families in locality and find them the number of children in each family। each family में कितने बच्चे हैं इसकी हमने जो है वो किया। ठीक है। अच्छा, लेट द ऑब्जर्वेशन बी, ये हमको ऑब्जर्वेशन मिली 2 2 3 1 1 2 1 10। ठीक है। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच ऑब्जर्वेशन, हमको ईच ऑब्जर्वेशन का जो है स्टेटमेंट देना है। तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो हमने कहा सर अगर फ्रीक्वेंसी की ही बात करनी है टेबल बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर लो, हमने कहा सर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डन। अब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और फ्रीक्वेंसी की बात है, तो आप डाल दो यहां पे क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, और यहां पे आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो हमने कहा सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन कितनी फैमिली में है, एक बच्चा कितनी फैमिली में, इसकी बात कर लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, तो हमने कहा सर एक यहाँ यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो हमने कहा कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी फैमिली में जो है एक बच्चा है, सिर्फ 6। तो 6 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन चाइल्ड इन अ फैमिली। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सेकंड की। हमने कहा सर 2 उठा लो, 2 बच्चे कितनी फैमिली में है, हमने कहा सर 2 की अगर बात करते हो, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमने कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 2 बच्चे कितने हैं, हमने कहा सर कितनी फैमिली में है, 10 बच्चों का। सिंपल सी कहानी है। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको लिख रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 कितनी बार है, 6 टाइम्स, 2 कितनी बार है, 10 टाइम्स। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10, और 1 की फ्रीक्वेंसी होगी 6। सिंपल सी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा सर 3 बच्चों की बात कर लो, तो देख लेते हैं 3 बच्चे कितने हैं। तो 1 2 3 4, इसके अलावा खत्म कहानी। तो ये हो गया 4। ठीक है, हमने कहा सर फ्रीक्वेंसी हो गई क्या आपका, 1 की 6, 2 की 10, 3 की 4। देखो इसका टोटल निकालो, क्या हुआ, 10 6 16, 4 20 20। फैमिली कितनी थी, अरे 20 फैमिली थी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, ये बात समझ में आई। अच्छे से समझिएगा रिपीटेंस वाला पार्ट, क्योंकि भैया फ्रीक्वेंसी हर जगह काम आएगी। क्लियर, हमें सिंपल सा क्या करना है, जो भी डाटा देगा उससे जो भी टर्म्स बार बार रिपीट होंगे उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे 1 6 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 3 4 टाइम्स रिपीट। क्लियर, और यही इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको आप पीछे समझिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछी जाती है ज्यादातर जगहों पे। तो क्या कह रहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, दिस इज वे टू ऑर्गेनाइज डाटा यूजुअली टेलीमार्क। हम टेलीमार्क के द्वारा अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा कि द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय ए फुटबॉल टीम इज इट डिफरेंट मैचेस इन गिवन बिलो। डिफरेंट मैचों में कितने गोल किए ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 1 भी गोल नहीं किया, तो इस टाइप से नंबर ऑफ गोल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये कह रहा मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब अगर जब भी इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल को फॉर्म करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो सबसे पहले इधर नंबर ऑफ गोल स्कोर वाला पार्ट यहां पे लिखेंगे, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम टेलीमार्क को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ गोल्स और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेलीमार्क की बात करेंगे। क्लियर, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर नंबर ऑफ गोल मान लेते हैं 1 को, या 0, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने कहा सर 0। देखो 0 कहाँ कहाँ है, हमने कहा सर ये है, ये है, ये है, क्या 2 3 5 0 0, फिर ये 0 ये 0। भैया ये चीज बहुत ही सावधानी से करिएगा, एक भी नंबर छूटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इसको कट कर दे रहा है, 0 0 और 0, तो कितने नंबर हो गए। तो हमने कहा 0 की फ्रीक्वेंसी, 0 गोल मतलब किसी मैच में एक भी गोल नहीं मारा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 मैचेस में उन्होंने एक भी गोल नहीं लगाया। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एक गोल की, कि कम से कम एक गोल ड्रॉ किया हो। एक के लिए 1, यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमने कहा एक गोल की अगर बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 गोल की, कि भैया 2 गोल कितने वो किए। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ,
कि 0 गोल कितने मैचेस में ड्रॉ डाले, 1 गोल कितने मैचेस में किए और 2 गोल कितने मैचेस में किए, ये चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब 2 गोल की अगर बात कर रहे हैं, फिर से कलर चेंज कर लेता हूं, मैंने कहा येलो ले लेते हैं। 2 गोल, तो यहां से आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। तो 10 बार 9 गोल ड्रॉ किए डाले। हमने कहा ठीक है सर। अब 2 गोल कितने, 10 मैचों में पड़े हैं। अब 3 गोल की बात कर लो। 3 गोल के लिए हम ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। तो हमने कहा सर 1 2 3 फिर ये 4 5, ठीक है। तो 5 मैचेस में इन्होंने कितने, 3 गोल किए। 3 यहां लिख दोगे और 5 यहां लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद क्या बचता है, 4। तो 4 के लिए बात कर लेते हैं। हमने कहा सर 1 और 2, सिर्फ 2 मैच ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 4 गोल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसके बाद 5 की बात कर लो थोड़ा सा जल्दी से। तो 5 यहां पे आएगा 1 बार, फिर 2 बार और 3 बार। 5 गोल कितने मैचेस में किए हैं, हमने कहा सर 3 मैचेस में, ठीक है। अब बचता है 6 गोल कितना है, 1 में, और मुझे नहीं लगता 6 दोबारा किया होगा, 9 भी किया है भाई, ठीक है। तो 6 एक बार 6 किया है, यहां लिख दे रहा हूं भाई लोगों, कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स। अच्छा जी, 6 के बाद एक नंबर और था मुझे दिखा था, 6 से बड़ा क्या है, तो यहाँ पे 9 है, 9 9 9 9 9 9 भी 1 टाइम्स है, 9 भी। आप इसको क्या करोगे, बढ़ा लेना आराम से, कोई इशू नहीं। डन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 0 से लेके 9 तक जितने भी गोल्स किसी मैच में डाले हैं, मैंने उसकी क्या करी, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी, ठीक है। कि 0 गोल कितने में, 14 मैचेस में, 1 गोल कितने में, 13 मैचेस में, 2 गोल कितने में, 10 मैचेस में, 3 गोल कितने में, 5 मैचेस में, 4 गोल कितने में, तो हमने कहा 2 मैचेस में। इस तरीके से हमने वो किया, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो जाने, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख रखा है, तो जैसे भी है 5 है ना, तो इसको आप क्या करोगे, 5 यहाँ लिख दोगे, रुकेगा भाई लोग, हाँ 10 और 5 है, तो यहाँ पे आप इसको 5 को नीचे ले आओ, 5 यहाँ है, 10 यहाँ है, बाकी सारी चीजें हैं। तो ये 2 हो गया, तो आपको ये पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, ठीक है। बाकी आप जान जाओगे तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी गोल्स हैं या भी जो भी डाटा है वो कितने टाइम्स आया है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिख लेंगे। अब बात कर लेते हैं टैली मार्क। तो टैली मार्क को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हमें 4 लाइन्स खींचने हैं, 1 2 3 4। अगर 1 से लेके 4 तक संख्या है तो हम ऐसे ही, 1 है तो 1, सुना मैंने कहा 1 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 लाइन, 2 रिप्रेजेंट करना है तो 2 लाइनें, 3 रिप्रेजेंट करना है तो 4 लाइनें, सॉरी 3 लाइनें, और 4 रिप्रेजेंट करना तो 1 2 3 4। लेकिन जैसे ही 5 लाइन ड्रॉ करनी हो, मतलब 5
फ्रीक्वेंसी शो करनी हो तो हम 1 2 3 4 तक तो ऐसे ही जाते हैं, पांचवें में इसको ट्रांसवर्सली क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और इस तरीके से हम 5 के पेयर में वर्क करते हैं। जैसे अगर 6 रिप्रेजेंट करना है तो 5 का एक पेयर और 1, 7 तो 5 2, 8 तो 5 3 और 5 4 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेली मार्क को ड्रॉ करेंगे। बात समझ में क्या करना होता है, तो हमने कहा 1 को 1 से, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 से गेम चेंज होता है क्योंकि हर जगह लाइन ड्रॉ करोगे तो इसे टफ टास्क है, आप हर एक लाइन को प्रॉपर वे में गिनो, है ना। तो वहां से उन्होंने क्या किया, 5 को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि 4 सीधी लाइन और 1 इंटरसेक्ट करती हुई लाइन, ठीक है। ये आपका 5 हो गया। अब ये 5 का पेयर है और जैसे ही आपको 5 से ऊपर संख्या ड्रॉ करनी होगी तो इन्हीं पांचों का यूज करके हम करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा 0 14 मैचेस, तो 14 फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 10 हो गए। हमने कहा सर इसके बाद 4, तो 1 2 3 4, बस में। तो 0 गोल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 14। देखो 14 ऐसे रिप्रेजेंट किया, 5 5 10 और 4 14, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर एक गोल की बात करोगे 13, तो कितना होगा, तो हमने कहा 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5 और 3, तो 1 2 3। इस तरीके से 13 का टेली मार्क हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 2 के लिए 10, तो हमने कहा 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये 5, ये हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट 3 3 यानी 5 5 के लिए 1 2 3 4 ये 5, खत्म कहानी। कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कहा 4 2 यानी 1 और 2 हो जाएगा। 3 के लिए 1 2 3 हो जाएगा। 1 के लिए 1 लाइन होगी और 1 के लिए 1 लाइन। क्या बात समझ में आई कि किस तरीके से मैं टेली मार्क को ड्रॉ कर रहा हूं, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं टेली मार्क में। रूल क्या है कि 1 को 1 लाइन से, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से ड्रॉ करते हैं। लेकिन जैसे 5 आता है तो 5 को 4 लाइंस और एक इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ गए 14 था तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और ये हमारा टेली मार्क यानी कौन सी हो गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। क्लियर है। यहाँ पे अनग्रुप डाटा है, अभी ग्रुप नहीं किया गया। ग्रुप डाटा के लिए एक थोड़ा सा चेंज आता है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर ऐसा कोई डाटा दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पे हैं, एक मार्क होंगे या जो भी होगा उसको यहाँ पे लिखोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फ्रीक्वेंसी के बाद इस तरीके से हम टेली मार्क को ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट बनाकर। बात समझ में क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि थोड़ा सा समझना। अगर मुझे डाटा देखना है और ड्रॉ करना है या जो भी करनी है बाय यूजिंग ये पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, तो इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो 0 गोल था, 1 गोल था, 2 गोल था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 8 नहीं थे तो हमने हटा दिए। लेकिन 7 8 9 होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, तो उस कंडीशन में हमें हर एक उसके लिए, चाहे वो एक ही बार ड्रॉ हो रहा हो, मतलब एक ही बार गोल मारा हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक नंबर के लिए एक लाइन बढ़ानी पड़ती। और ये एक टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि छोटा डाटा है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में हो गया। लेकिन यही चीज अगर 100 बच्चों का डाटा हो, मैंने कहा कि 100 बच्चे हैं जिनको कुछ नंबर मिले, यहाँ पे 50 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है, उन्होंने 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया। अब 100 नंबर का अगर पेपर है तो सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे। किसी का 1 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 99 भी आ रहा है, किसी का 100 में 100 भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब अगर उसको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाने जाऊं तो ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी, भाई ज्यादातर हो सकता है ना कि कई सारे बच्चे वो क्या नाम है 10 ला रहे हो, लेकिन 11 भी लाने वाला कोई होगा, 12 भी लाने वाला कोई होगा, 13 भी लाने वाला कोई होगा, 14 नंबर लाने वाला भी कोई होगा, 15 भी लाने वाला कोई होगा। तो इस तरीके से तो डाटा यानी शीट जो टेबल बनेगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा का यूज करते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या कि हमने क्या किया कि ग्रुप बना लिए। कैसा कि अब अगर 100 बच्चे हैं
अब 100 बच्चों का डाटा मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए 100 लाइनें की रिक्वायरमेंट होती है अगर मैं लिखता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है मैंने कर दिया ग्रुप, मैंने कहा 10-10 के ग्रुप बना लो। अब 10-10 के ग्रुप बनाने से फायदा क्या हुआ कि भैया मैंने कहा 1 से 10, तो 1 से 10 अगर ग्रुप बना तो 1 से 10 में जितने बच्चे होंगे वो आ जाएंगे। मैंने कहा 10 से 20, अब 10 से 20 के बीच में जितने लोगों के मार्क्स होंगे, जिसके 11 आए होंगे, 12 आए होंगे, 13 आए होंगे, 14 आए होंगे, 15 आए होंगे, 19 आए होंगे, तो वो सारे नंबर 11 से लेके 20 तक जितने भी नंबर आए होंगे वो उस ग्रुप में आ जाएंगे। तो इससे जो डाटा मैं 100 लाइनों में लिख रहा था वही डाटा मैं कितने 10 का ग्रुप अगर बनाने जाऊंगा तो सिर्फ 10 लाइनों में ही लिख लूंगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसका टैली मार्क रिप्रेजेंट करना, टैली मार्क ड्रॉ करना या फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना और उस चीज को एनालाइज करना। बस नहीं, तो इस तरीके से याद रखिएगा जब भी डाटा बड़ा होगा और उसको हमें टैली मार्क ग्राफ ड्रॉ करना होगा या कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। अब ग्रुपिंग के लिए क्या कहानी है कि हम दो चीजें लेंगे, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। कभी भी ग्रुप करने की में जब भी बात आएगी, सुना, जैसे मैंने लिया यहां पे उठा लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, क्या कह रहा है, दिस मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन 50, ठीक है। मैंने कहा 10 का ग्रुप बना लेते हैं। अगर 10 का ग्रुप बनाऊंगा तो 1 और 10, 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40, 40 और 50। अब देखो कहानी क्या है, पिछला जो मैं ड्रॉ कर रहा था डाटा अगर उसके अकॉर्डिंग करता, जैसे अभी पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली मार्क मैंने वो करके टेबल बनाई ना, ये वाली टेबल है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा डाटा था और मैंने उसको वो कर दिया, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं की, काम भी चल गया, कोई इश्यू नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये रेंज बहुत बड़ी है, तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप में बनाया। अब ग्रुप में बनाने से फायदा क्या हुआ, ये 50 स्टूडेंट का डाटा था वो मेरा 5 ही लाइन में आ गया। सिर्फ 5 ही लाइन में मैं क्या कर सकता हूं, इन सारे बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में, नंबर्स इनके ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टैली मार्क टेबल बना सकता हूं, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ देखते हैं कहानी क्या है। तो एक समझना, दो चीजें हैं। फर्स्ट, जैसे 1 to 10 मैंने एक ग्रुप बनाया, तो यहाँ जो 1 है ये आपका कहलाएगा लोअर लिमिट और जो आपका 10 है ये आपका कहलाएगा अपर लिमिट। हमेशा याद रखिएगा, अगर ग्रुप बना रहे हो 1 to 10 तो 1 इज ए लोअर लिमिट और 10 इज ए अपर लिमिट। अपर लिमिट कभी भी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने जाओगे, फ्रीक्वेंसी मतलब लिखने जाओगे, तो 10 जो अपर लिमिट होगा उस फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं होगा। अब इसका मतलब समझना, जैसे अगर 1 से 10 की बात करूं तो जिसके 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, ये सब तो इस ग्रुप के अंदर आएंगे, लेकिन 10 वाला इसमें नहीं आएगा। यानी 10वें नंबर वाला जो आपके अपर लिमिट है वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अगले ग्रुप में डालेंगे क्योंकि अगले ग्रुप में 10 अवेलेबल है। बात समझ में आई? तो जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात आएगी तो अपर लिमिट वाला जो नंबर होगा उसको इस ग्रुप में नहीं डालेंगे, वो अगले ग्रुप में जाएगा। ये बात क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, चलो देखते हैं कहानी। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ चलो ग्रुपिंग की ही बात, टैली मार्क की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हमने कहा सर इस टाइप का है, क्लियर। अच्छा जी, किस तरीके से इसको ग्रुप करेंगे, तो हमने कहा ग्रुप, यहाँ पे आपने क्या किया, मार्क्स लिख दो, जिसका ग्रुप हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर पहला ग्रुप है 0 to 10 वाला, लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 10 to 20 वाला, फिर 20 to 30 वाला, फिर 30 to 40 वाला और 40 to 50 वाला। काम खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5 ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5, जिसमें आपका क्या है, तो लोअर और फाइनल वाली बात है, लोअर लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट
और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दो, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। वैसे यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, या 0 से स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब सुना, 0 से 10 के बीच में क्या आएंगे, वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 0 से बड़े, 0 से लेकर के 10 और 10 से छोटे हैं। लोअर लिमिट इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी जिसके मार्क्स 10 आएंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और वही इस ग्रुप की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। बस सुने, फ्रीक्वेंसी में हम क्या पढ़ रहे थे, जब सिंगल डाटा लिख रहे थे तो वहां पे वो टर्म जितनी बार रिपीट हो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहला रहा था, लेकिन ग्रुप डाटा में उस रेंज के अंदर जितने टर्म्स आएंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बात समझ में? तो हमने कहा ठीक है सर, तो 0 से 10 तो आ जाओ यहाँ पे, पहले यहाँ पे 0 और 10 वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर जितने भी 0 से 10 में नंबर पहले उनको मार्क कर लो। तो हमने कहा एक तो ये हो गया, ये फिर 8 मिल गया आपको, है ना। 0 से 10 वाले करने 9 मिल गया, ग्यारह नहीं आएगा दिस। हमने कहा सर 0 से लेके 10 के बीच में 1, 2, 3 नंबर हैं, तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हमने कहा सर 3। बात सुन में फिर से एक बार, हमने कहा सर 0 से 10 के बाद 10 से 20, अब 10 से 20 में 10 तो इंक्लूड होगा लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा, जिससे 10 मार्क्स आएंगे वो भी इस ग्रुप में आएंगे। क्लियर, और वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो चलो 10 के ऊपर देखते हैं, 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में एक नंबर ये आया, एक नंबर ये है, एक ये है, 10 भी आएगा तो 10 हो गया, 17 हो गया, 15 है, 15 के बाद 19 है, 19 के बाद 16 है। ठीक है, 37, 17 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, तो हमने कहा येलो वाले सारे नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। फिर से गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 10 से 20 तक में फ्रीक्वेंसी आ गई 11। इसमें 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को 20 मार्क्स मिले होंगे तो यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी में नहीं ऐड होगा, वो अगले में जाएगा। इस चीज का बस ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 20 से 30 में। दूसरा कलर ले लेता हूँ, 20 से 30। तो 20 से 30 ये 23, 23, 25, 27, 22, 25, 20, 24, 29, ठीक है, 22, 27, फिर आपका 26, 26, 28, 22, 20। क्लियर, तो नंबर गिन लेते हैं। तो हमने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने कहा सर 14। ठीक है, इसके बाद हमने कहा सर 20 से तो 30 से 40 के बीच की बात कर लो। तो 30 से 40 के बीच में 30 भी इंक्लूड होगा। चलो आ जाओ, वाइट से लेके चलते हैं। तो हमने कहा सर 30 से 40 के बीच में, तो पहला नंबर 32, फिर 32 के बाद 30, 39, 30, 33, 38, 37, 34, 35, 31, 30, 33, 39, 30। जितने व्हाइट वाले हैं क्या हैं, 30 to 40 वाले हैं। तो चलो आ जाओ गिन लेते हैं। हमने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बेटा याद रखना यार, ये पार्ट जो है बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अगर यहाँ पे गलती की तो काम गड़बड़ हो जाना है। कितने आ गए, 14 आ गए। इसके बाद बचता है 40 to 50, 40 से 50 वाली जितने भी हैं सबको उठा लो।
ठीक है, तो 40 से 50 वाले हमने कहा 40 से 50 के लिए एक अलग कलर ले लेते हैं, लाइट वाला। ये हो गया 44, 44, 40, दो हो गए, 46, 43, 41, 45, 42 और 40। क्लियर, नंबर गिन लेते हैं। हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8। ठीक है, और ये चीज बहुत ध्यान से रखना भाई, गलती होगी तो यहीं पे होगी, और एक नंबर छूटा तो काम खत्म। अच्छा, अब चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। तो हमने कहा कंसीडर ए मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आने चाहिए, 50 आनी चाहिए। तो ऐड करके देख लो, 4 4 8, 8 16, 16 4 20, जीरो हासिल 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5, 50। सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करो, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वर या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए इट मीन्स जो आपने किया है सब सही जा रहा है। इसमें अगर कुछ कम ज्यादा हुआ इट मीन्स आपने कहीं गलती की है, तो आप अपने आप को एक बार रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, अगर इसे टेलीमार्क की बात कर लो तो यहाँ पे टेलीमार्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो टेलीमार्क क्या होगा, तो हमने कहा 3, तो 1 2 3, 11, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 11 हो गया। 14 को ड्रॉ करना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। फिर 1 2 3 4, क्लियर। ठीक है, 14, 14 है तो फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, 8 को तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1, बात समझ में। तो इस तरीके से हम ग्राफ डाटा को ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाद उसके टेलीमार्क को ड्रॉ करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और सेम टाइप क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें बस ये डाटा चेंज होता रहेगा, और डाटा में जब भी ऐसे वो करना फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में, भैया ध्यान रखना कोई नंबर छूटे ना, नहीं तो गलती हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा, हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करोगे तो उस ग्रुप के अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना। जैसे 0 10 है तो 10 नहीं आएगा, 10 20 है तो 20 नहीं आएगा, 10 आएगा बट 20 नहीं आएगा, तो अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। 30 20 30 है तो 30 नहीं आएगा, 40 50 का रेंज है तो 50 नहीं आएगा, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं। इस तरीके से टेलीमार्क और टेबल आप ड्रॉ करोगे, याद रखना बेटा। चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। बहुत आसान सा सवाल है, वही डाटा वाला पार्ट है, इसको केयरफुल तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या दे रखा है, द वेट ऑफ ए 35%, तो 35% दे रखे हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और यही सेम आएगा, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग ए इक्वल क्लास साइज 1 सच दैट 42 45, 42 45 इस तरीके से क्लास साइज की बात कर रहा है। तो हमने कहा इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट करो, देखो इस तरीके से जब भी आए भाई, स्टार्ट तो तुम 0 10 20 30 40 इससे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है, उतने नंबर है कि नहीं पहले ये तो चेक कर लो। तो इसके लिए आप क्या करो, अपनी लोअर लिमिट देख लो, अपनी अपर लिमिट देख लो, तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 40 45, यानी इनका जो भी ग्रुप बनेगा 5 5 का ग्रुप बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना। लोअर लिमिट से स्टार्ट करना, फाइनल तक चले जाना। चलो आ जाओ, तो सबसे छोटी संख्या देख लो, 43, 43 से छोटा यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या है, 58 36 54 50 63 58 नहीं है भाई। तो यहां से हमने कहा सर 40 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, आपका मैक्सिमम जा रहा है कितना, 62 63 हो गया, 65, ठीक है। अगर 65 से ज्यादा जाएगा तो उसको हम तब देख लेंगे। तो चलो जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो हमने कहा पहला किससे स्टार्ट हो रहा है, 35 40 से, वन सच अ क्लास। 40 से छोटा कोई नंबर हमको नहीं दिखा है, तो 40 से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सिर्फ 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 55, 55 से 60,
और 60 से 65, और 65 के ऊपर कोई अभी दिखा नहीं, अगर होगा तो उसको आगे हम उस क्लास को ऐड कर लेंगे, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो क्या होगा, सेम टाइप और सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ पे उसने क्लास इंटरवल बताया हुआ है तो आप उसी क्लास के हिसाब से चलोगे, मतलब उनके बीच की जो वो होती है ना, जैसे 40 टू 45, यही रेंज रखनी पड़ेगी। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर फिर से भाई 40 टू 45, तो 45 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 40 तक जितने भी नंबर होंगे सारे इंक्लूड होंगे। तो चलो देखते हैं। तो हमने कहा सर 40 वाला पहले उठाते हैं। तो कितने बच्चे हैं, तो 1 2 45 तक है, तो 45 से बड़ी संख्या नहीं दे सकते हैं ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 44 भी ऐड कर लोगे। यस, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमने कहा सर 40 से 45 आपका हो गया 5, 45 से 40 52, दिस, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भैया, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। चलो, पहला क्लास इंटरवल समझ में आया क्या? 40 से लेकर 45, 40 टू 45 के बीच में हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैचेस है, मैचेस हटा देना भाई, फ्रीक्वेंसी सिर्फ लिखिए। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहानी है, 40 45 हो गया, 45 टू 50, तो 45 से ज्यादा, 50 से कम, तो 47, एक 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 है, फिर से एक बार 45 भी आ जाएगा, 46 भी आ जाएगा। ठीक है, 47 भी आ जाएगा। बस ठीक है, कितने हो गए, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, हमने कहा फिर 7 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ग्रीन कलर नहीं यूज कर सकते, रेड ले लेते हैं। हमने कहा सर 50 टू 55, 50 से ऊपर 51 एक हो गया, 50 भी इंक्लूड होगा, 53 भी होगा, 53 होगा, 50 होगा, 55 इंक्लूड नहीं होगा, 52 होगा, 54 होगा, 52 होगा, 50 होगा, 54 होगा, 55 नहीं होगा, 58 55 60 58 53 होगा। ठीक है, तो 50 से 55 कितने लोग हो गए, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। अब 50 से 55 से 60 की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर से दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, कौन सा, येलो ले लेता हूँ, सिंपल। कितना, 55 टू 60, 55 टू 60, तो 55 टू 60, 56 एक 2, 55 भी इंक्लूड होगा, 3, 55 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, तो इसको हमने कहा 77। अब 60 टू 65 की बात कर लो। तो 60 टू 65, तो एक, ये हो गया 2 3, 62 60, बस ठीक है, तो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, बस 5 ही है, तो ये हो गया 5। बस उनमें तुम्हारे पास एक अनऑर्गेनाइज डाटा था, हमने क्या किया, ग्रुप में इनको बांटा। ठीक है, और ग्रुप में लोअर लिमिट अपर लिमिट, अच्छा यहाँ पे ग्रुप दे रखा था तो हम उसी हिसाब से करते, नहीं तो आप 10 20 20 30, आप अपने ग्रुप का साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, जब तक एग्जाम पेपर में दिया ना हो या क्वेश्चन में दिया ना हो, यहाँ 45 दिया था। ठीक है, वेयर 45 इज नॉट इंक्लूडेड बता रहा है, क्यों, किस खुशी में, यहाँ वेयर 40 इज 45 इज नॉट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक गुड डाटा के लिए था। चलो आ जाओ बेटा, तो हमने कहा कि सर वेट हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, अब हमें टेली मार्क डालना है, तो क्या 5, तो हमने कहा 1 2 3 4, ये 5, काम खत्म। 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 11, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 और एक 11। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7,
5 ले 1 2 3 4 5। क्लियर? कितना इजी है, आपको चीजों को बस ग्रुप करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है और टेलीमार्क ड्रॉ करना है, काम खत्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। किसी भी डाटा का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस मेथड से करते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो आपका है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जैसा नाम है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका यूज करके? पिक्चर का यूज करके। ए पिक्टोग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और डाटा यूजिंग सिंबल्स। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि हम डाटा को या फिर ग्राफ को कितने यूज करके ड्रॉ करते हैं? सिंबल का यूज करके या फिर किसी पिक्चर का यूज करके ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ 10 एप्पल वेयर सोल्ड इन जनवरी, 40 वेयर सोल्ड इन फरवरी, 25 सोल्ड इन मार्च, 20 सोल्ड इन अप्रैल, वी कैन रिप्रेजेंट एंड गिवन डाटा इन पिक्टोग्राफ। तो हमने कहा सर शेप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल सा है, एप्पल सोल्ड का बनाया टेबल, वो किया। हमें सेल्स दिखानी है तो हमने कहा सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और हमने मान लिया कि अब देखो जैसे इसने क्या कहा 10 एप्पल 40 एप्पल, तो अब 40 एप्पल तो बनाने से रह गए। तो हमने एक एप्पल एक यूनिट की कुछ वैल्यू मान ली। जैसे यहाँ पे माना क्या कि एक एप्पल बराबर 10 एप्पल्स। 1 एप्पल का अगर मैं फिगर बनाता हूँ इसका मतलब क्या है 10 एप्पल के ऊपर है। अगर कहीं पे हाफ की बात आ जाए तो हाफ एप्पल बराबर क्या हो जाएगा? 5 एप्पल्स हो जाएंगे। ये हमने स्केलिंग कर दी। अब स्केलिंग कर दी तो इसका फायदा क्या है कि जनवरी में कितने थे? तो जनवरी में 10 एप्पल थे। तो हमने कहा सर जनवरी में एक एप्पल बन गया क्योंकि एक एप्पल बराबर 10 एप्पल्स। फरवरी में कितने थे? तो हमने कहा सर फरवरी में थे 40, तो 4 एप्पल हो गए, 1 2 3 4। मार्च में तो 1 2 10 10 20 5 25, तो देखो 25 है 25, ठीक है। और अप्रैल की बात करूं तो 2 एप्पल देख रहे हैं, 2 एप्पल मतलब कितना हो गया 20। तो देखो अप्रैल में कितने हैं 20। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राम ग्राफ का यूज करते हैं। आपने 4th 5th 6th में सब चीजें देखी होंगी। सिंपल सा पिक्चर का यूज करेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका स्केलिंग, क्या आप स्केलिंग क्या लेते हो, क्लियर, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है कि एक्चुअल में हम रेक्टेंगल का यूज करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बार कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ये एक बार की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। क्या है ए बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ए डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार। क्या है? रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करके हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। दैट आर हेल्पिंग टू हैं और आर हैविंग हाइट that are proportional to a value of the represented by them। ठीक है, तो हमने कहा कि सर जो भी वैल्यू इसकी जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए, फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, कलर ऑफ कार्ड्स यहाँ हो गए। तब इसका मतलब क्या है कि भैया ग्रे कलर, कितने नंबर ऑफ कार की अगर बात कर रहे हो तो ग्रे कलर के कार कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास है? 4। ब्लैक कलर की कार कितने स्टूडेंट्स के पास है? 3। रेड कलर की कितने के पास है? 1 बच्चे के पास। ब्लू कलर की कार कितने लोगों के पास है? 2 बच्चों के पास। और व्हाइट कलर की कार कितने बच्चों के पास है? 1 बच्चे के पास। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा है, नंबर ऑफ कलर्स यहाँ पे हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा वाई एक्सिस में होगी, ठीक है। इन बार इन जो ये जो बार है रेक्टेंगुलर बार है, इनकी हाइट किस पे डिपेंड करेगी? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस चीज पे। क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल सा गेम है। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, वो देखो होता आपका बार ग्राफ ही, ठीक है, लेकिन डबल बार ग्राफ का यूज हम करते हैं दो डिफरेंट चीजों के, मतलब सेम डाटा है लेकिन 2 ईयर का हो गया। जैसे मैंने कार की बात कर ली, ठीक है, मैं कार को सोल्ड कर रहा हूं। अगर सोल्ड कर रहा हूं तो लास्ट ईयर मैंने कुछ सोल्ड किया होगा और इस साल मैंने कुछ सोल्ड किया होगा। तो जब भी दो चीजों में हमें कंपेयर करना होता है तब हम यहाँ पे डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, इसके लिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कि डबल बार ग्राफ इज ए बार ग्राफ विच यूज टू कंपेयरिंग मोर देन वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।
एक से अधिक इंफॉर्मेशन को अगर हमें कंपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ देख लेते हैं इसका थोड़ा सा क्या मतलब है। तो हमदा का काउंट्स है, जेंडर है, फ्लेवर है कि किसको कौन सा फ्लेवर पसंद है। फ्लेवर प्रेफरेंस बाय ए जेंडर का ग्राफ यहाँ पे दे रखा है। अब इसकी मीनिंग समझ लेना, बाकी कोई खास वर्क नहीं है, मतलब कंपेयरिंग है, जब क्वेश्चन में आएगा तो उसको देख लेंगे कि क्या चीजें और कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, तो हमने कहा सर जेंडर दे रखा है और फ्लेवर्स दे रखा है कि किसको कौन सा फ्लेवर पसंद है। यहाँ पे कितने लोगों को पसंद है, नंबर काउंट्स ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है फ्लेवर आपका चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। अब यहाँ पे जो ये पिंक कलर है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चॉकलेट की अगर बात करता हूं तो कितनी फीमेल्स, तो लगभग ये यहां तक की हाइट है तो 35 प्लस ये 36 के आसपास क्या है, फीमेल्स है। और कितने मेल्स को पसंद है, तो हमने कहा 20 के आसपास मेल है। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है तो हम वो एग्जैक्ट चीजें कह नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी भैया 19-20 का ही फर्क वाली कहानी। ठीक है, कि फीमेल मेल को ज्यादा है, फीमेल को कम पसंद है। वहीं पे अगर वेनिला की बात करो तो मेल को ज्यादा पसंद है और फीमेल को कम पसंद है। तो भैया यहाँ कंपेयर हो रहा है मेल और फीमेल में कि उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है। चॉकलेट वाला तो फीमेल्स को ज्यादा पसंद है, मेल को कम है। हम क्या कर रहे हैं, हर एक उसके हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम डबल बार ग्राफ यूज करते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना था क्या, कि मेल फीमेल में फ्लेवर्स कौन कौन से, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वेनिला में किसको कितना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को रिप्रेजेंट किया। और इसी तरीके से हम किसी भी जब ग्राफ देगा ना तो उसको एनालाइज करेंगे और उससे अपनी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। ठीक है, आ जाओ। अब आ गया पाई चार्ट। भैया पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भैया पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना, और इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखना क्या है, इसको हम कहते हैं सर्किल ग्राफ, आल्सो नोन एज सर्किल ग्राफ। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल सर्किल एंड इट्स पार्ट, द साइज ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द प्रोपोर्शन टू द इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंटेड। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ पाई चार्ट की, तो एक ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दे रखा है, एक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ये 108%, 108 डिग्री, 45 डिग्री, 54, 72, 81 डिग्री दे रखा है, ये डिग्री क्या रिप्रेजेंट करेगी कि उस पार्ट का कितना, मतलब कि कह सकते हो क्या है कि कितना प्रोपोर्शन है। कि जैसे 108 डिग्री इतने मैथमेटिक्स हैं, अगर मैं डिग्री को मान चलो ये मान लेता हूं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि किसको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, और 360 बच्चे हैं और डिग्री, एक डिग्री बराबर 1 बच्चा हो, तो उस कंडीशन में डाटा को देखो कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हमने कहा 108 का मतलब क्या है, ऑरेंज वाला पार्ट है ना, मैथमेटिक्स, यानी 108 लोगों को क्या है, मैथमेटिक्स पसंद है। 45 ये कलर क्या है, ये वाला पार्ट है ना, तो 45 लोगों को सोशल साइंस पसंद है। 54 ग्रे, 54 को हिंदी पसंद है और 72 को इंग्लिश पसंद है और 81% लोगों को साइंस। इस तरीके से हम डिग्री और अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारा डाटा होगा उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, अपने पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज और भी, यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी अगर सर्किल है हमारा, जैसे ये सर्किल है हमारा, ठीक है, तो यहां से अगर यहां तक की मैं बात करता हूं तो ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी जब स्केलिंग करेंगे तो 360 डिग्री का यूज करेंगे, तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ओवरऑल क्या आ जाए, 360 डिग्री आ जाए। डन, ठीक है। अब
इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि अगर मेरे पास पाई चार्ट है तो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा ये हमारा तरीका हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पे डाटा भी रिप्रेजेंट हो गया, कंपैरिजन भी हो गया डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम ग्राफ। अब हिस्टोग्राम ग्राफ एक तरीके से बार ग्राफ टाइप का ही है, बट यहाँ पे गेम क्या है कि सारे बार ग्राफ एक साथ मिल गए हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया एक खत्म हो रहा है, दूसरे की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। समझिएगा, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगुलर विद क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल अगर दे रखा है, ठीक है, अरे वो एक ग्रुपिंग ऑफ डाटा वाला पार्ट, तो उस कंडीशन में अगर ग्रुपिंग ऑफ डाटा और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, क्या चीज है कि रेक्टेंगुलर होंगे, जो कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगुलर बार होंगे विद क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड फ्रीक्वेंसी एज ए हाइट। जो इसकी हाइट होगी ये फ्रीक्वेंसी, और जो आपका ये होगा बेस होगा वो इसके क्लास इंटरवल को शो करेगा। सिंपल सी कहानी है। अब जैसे यहां पे आ जाओ तो मान चलिए 0 है, 5 है, 10 है, 20 है, 0 5 10 15 हो गया जैसे, है ना, 10 है, ये 15 है, एंड सो ऑन वाली कहानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटरवल उतने अच्छे से दे नहीं रखा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट डाटा दे रखा है। क्या कहानी है, हमने कहा सर 0 मान चलो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। ठीक है, अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, मान चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और मार्क वाला ही पार्ट है। तो हमने कहा सर 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 5 बच्चों को, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5। 10 से 20 मार्क्स किसको मिले, तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मान चलो 12 के आसपास। 20 से 30, 25 से थोड़ा कम मान लेते हैं 24, 30 टू 40, 30 टू 40 आपका 25 हो गया। ये 25 से थोड़ा सा कम है या ज्यादा है वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा देखो, इसीलिए स्केलिंग इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्केलिंग इतने अच्छे से नहीं दे रही। ये 25 का अगर मैं मार्क मानता हूँ तो लगभग 25 के आसपास। 40 45 तो हमने कहा 10, और 60 50 टू 60 तो मान लीजिए 5। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बार ग्राफ का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस बार ग्राफ यानी हिस्टोग्राम ग्राफ। आपको क्या करना है, जब भी इंटरवल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इंटरवल्स नीचे रखने हैं, फ्रीक्वेंसी ऊपर रखनी है, और ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे। अभी तक हमने टेली मार्क टेबल ड्रॉ की ना, जहां पे हमने ग्रुपिंग करना सीखा और फ्रीक्वेंसी लिखना सीखा। अब फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी और आपका क्या इंटरवल, इसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हिस्टोग्राम का। क्लियर, इसको अच्छे से समझ लेना भैया। अभी ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम ग्राफ। किसी भी हिस्टोग्राम ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मार्क द क्लास इंटरवल इन एक्स एक्सिस। जो भी क्लास इंटरवल होगी, अगर ग्रुप डाटा है तो अच्छी बात है, ग्रुप डाटा नहीं गिवन है तो उसको ग्रुप डाटा में आप कन्वर्ट करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद एक्स एक्सिस को आप मानोगे क्लास इंटरवल, वही 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 वाला पार्ट, और उसके बाद मार्क द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस में है उसको हम मान लेंगे फ्रीक्वेंसी, जो हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर विच क्लास इंटरवल ऑन द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज अ हाइट। ठीक है, अब जैसे कि समझना क्या कहानी है, मैं रफली एक बार बता दूं। तो यहां पर हम बात करेंगे इंटरवल की। इंटरवल जैसे हो गया, मान चलो 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये हमारे क्या हो गए इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया किसका, इंटरवल्स का। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, तो ये 5 10 15 20 25 30, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, हमारा क्लास इंटरवल हो गया। इतनी सी बात स्टार्ट। तो हमने कहा सर 0 से 10 तक की बात कर लेता हूं, तो मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे भाई, कहां से, यहां से ऊपर गए, यहां तक आए, ये रख दिया,
ठीक, 10 से 20 की मान चलो 10 है तो ये हो जाएगा क्या 10 तक जाओ, 10 से स्टार्ट किए लोअर लिमिट से कहां तक गए, अगर फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 तक गए वापस आ गए, ये हो गया 10 से 20 तक। मान चलो 20 से 30 तक की 50 है तो 20 से स्टार्ट किया, फ्रीक्वेंसी 50 है यहां तक गए, ये आए ये आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी 20 to 30। मान चलो 30 to 40 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है तो यहां से आप 20 तक ही जाओगे, ये 20 यहाँ है, ये आए, यहां से स्टार्ट किया 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 20 है तो ये आ गया 20 आपका। 40 से 50 मान लो 5 है फिर से, तो ये फिर से 5 आ गया। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा जी, याद रखना ये आपके कॉन्टिन्यूस रेक्टेंगल है, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा खत्म हुआ चौथा स्टार्ट हुआ, चौथा खत्म हुआ पांचवा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ग्रुप यानी इसकी जो चौड़ाई है वो हमेशा फिक्स रहेगी, उसमें आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो हमने कहा सर ग्रुपिंग हो गई और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, जो इसकी हाइट ये क्या है फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, तो मैंने कहा 0 से 10 की 5 हो गई, 10 से 20 की 10 हो गई, 20 से 30 की क्या हो गई 50 हो गई, 30 से 40 की 20 हो गई, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। बस में तो इस तरीके से हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और हमेशा यही रखेंगे क्या कि इंटरवल एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक है, अब आ गया यहाँ पे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्या कहानी दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन 400 नियॉन लैंप्स थे जिनका इन्होंने क्या किया, टेबल बना करके दी है इनकी लाइफ टाइम का, कि कितने लाइफ टाइम में कितना वो चल रहा है, कितने आवर्स वो जल रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम इन आवर्स 300 to 414 लैंप्स। सुना 400 नियॉन लैंप है हमारे पास, कितने 400 लैंप हैं, और 400 लैंप की लाइफ टाइम का मतलब कितना घंटे जल रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैंने एक डाटा दिया, डाटा क्या है कि 300 से 400 के बीच में कितने लैंप, 300 से 400 आवर्स लैंप में खरीदे गया, तो कितना उसकी लाइफ रही 300 से 400 के बीच में, तो 300 400 के बीच में कितना, हमने कहा 14। 400 से 500 घंटे जलने वाली 56, 500 से 600 के बीच में 60, 600 से 700 में 80, 700 से 874 और 800 से 962, 900 से 1000 घंटे चलने वाले 48। अब इसको हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो चलो ड्रॉ करते हैं बेटा जी। अगर मुझे हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना है पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, मान लीजिए रेड। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको भी रेड ले। हमने कहा सर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सुना 300 से 400 ये आपके क्लास इंटरवल हो गए। ठीक है, और ये आपके 14, 56, 60, 86, 74, 92, 60 to 48 ये इनके हो गए फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपका क्या हो गया, क्लास इंटरवल है। तो हमने कहा सर क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्लास इंटरवल 300 से स्टार्ट हुआ है, तो देखो ऐसा है, यहां तो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में स्टार्ट करोगे तो 0 से ही, लेकिन यहाँ आप 0 से अगर तुम 1000 तक जाओगे तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं ऐसा, हम यहां से 0 से स्टार्ट किया और एक हल्का सा ये दिखा दी। इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 300 तक की कहानी हो गई खत्म। अब यहां से स्टार्ट कर लो 300। ठीक है, 300 के बाद ये हो जाएगा आपका 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, 800 के बाद 900 और 900 के बाद 1000। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। अब देखो यार 0 से 300 तक नहीं है तो हमने उस डाटा को ऐसे ही शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं, जिससे हमने क्या किया 0 से 300 तक का डाटा हमने दिखा दिया, वहां 0 था।
उसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, खत्म कहानी। अब यहाँ से 300 से स्टार्ट हुआ, तो जैसे इंटरवल है हमारे क्या 300 से 400, 400 से 500, 500 600, 600 700, 700 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो 300 400 500 600 700 800 900 और 1000 तक चले गए, बात खत्म। तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमारी 14 है और बड़ी क्या है 48। और देख रहे होगे तो 14, तो ये आपका कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो तुमको थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 10-10 के इंटरवल बना के देख लें। नहीं, 56 है, 86 है, 74 है और 60 है। तो हमने कहा सर 5 इंटरवल बना लो। ठीक है, 14 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटरवल बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। वैसे 74 तक 86 जाएगा कि नहीं देखते हैं। हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। भाई ये तो इंटरवल से काम नहीं बनेगा। अच्छा, एक और तरीका से मान लेना। मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 है, इसकी लोअर लिमिट हमारी देख लो 14 है और अपर लिमिट 86 है। तो 14 86 को सेपरेट कर दो, 86 माइनस 14 कर दो, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 1 गए कितना 72 है। और 72 है तो 7 से में वैसे हो जाएगा, 7 से में काम बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटरवल थोड़ा चेंज करेंगे भाई, क्योंकि इससे तो काम बनेगा नहीं। चेंज कर लेते हैं हल्का सा। ये हो गया हमारा हो। हमने कहा सर इंटरवल कर लो 10 का, फिर देखा जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 तक में काम हो जाएगा, है ना। 90 100 ले लेते हैं। देखो ऐसा है, कहानी क्या है कि भैया मेरे पास तो कोई वो नहीं है, ग्राफ प्रॉपर है नहीं, आपके पास प्रॉपर ग्राफ है तो आप अच्छे से स्केलिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे पास ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं उस हिसाब से स्केलिंग नहीं कर सकता, तो मैं एक रफ मान के चलता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका यही है, इस चीज को समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरवल को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया और नंबर्स यहाँ ड्रॉ कर लिए। ठीक है, लोअर अपर लिमिट हमको ट्राई ये करना है कि इसके सारे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर ग्राफ में 300 से 400 14, तो रफली चलूंगा मैं। तो हमने कहा 300 से स्टार्ट करेंगे, ये 10 है, 5 इसके बीच में कहीं होगा, हल्का सा नीचे। तो ठीक है, तो हमने कहा सर यहां से स्टार्ट करेंगे, लगभग 14 यहां आएगा और खत्म का रफली है। ठीक है, 14, तो हमने कहा 56, तो 50 तक तो पूरा जाओगे, और ये 50 से आधा ये 56, इससे हल्का सा ऊपर होगा, तो यहां से आप जाओगे कहां तक, यहां से हल्का सा ऊपर और यहां तक, खत्म कहानी। फिर आया 60 तक, तो 60 यहाँ पे है। हमने कहा सर यहाँ से 500 टू 60 हल्का सा ऊपर, ये गए और ये, तो वो एक जहां से खत्म होगा दूसरा वहां से स्टार्ट होगा, ये वाली कहानी है। ठीक है, फिर आया 86, 86 कहाँ होगा, हमने कहा सर यहाँ से यहाँ बीच में, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ आ गए 1600 से ऊपर गए, यहाँ तक आए और वापस डन। नेक्स्ट आएगा आपका 74, 74 कहाँ होगा, तो हमने कहा सर 70, ये 75 हो गया, 75 से थोड़ा ऊपर, सॉरी 75 से थोड़ा नीचे, 75 से थोड़ा नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे, लगभग लगभग ये। ठीक है, नेक्स्ट आया 62, 62, 60 यहाँ है, 2 यहाँ, 62 यहाँ कहीं होगा, तो लगभग यहाँ से ये आए, ये हो गया। और फिर 48, 50 से थोड़ा सा नीचे, यानी ये हो गया। देखो थोड़ा सा ये थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि स्केलिंग वाला पार्ट यहाँ पे फंस रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये आपका इंटरवल है, सॉरी
ये आपका इंटरवल है, इसे ये इंटरवल ड्रॉ कर लिया। इंटरवल के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी है वहां हाइट तक जाओगे। फिर एक इंटरवल तक 300 से 400, तो देखो जैसे यहाँ पे 14 था तो 14 तक आए, फिर 400 तक गए, फिर नीचे आए, फिर यहां से स्टार्ट किया 400 से गए, आगे गए। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका 14 था, है ना, दूसरा आपका 56 था, ये आपका 60 था, ये आपका 86 था, ये आपका 74 था, ये आपका 62 था, ये आपका 48। इसे ऐसे लिखते नहीं है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग की वजह से ये चीज लिख दी कि आप कहीं कुछ गलत ना समझो। ठीक है, कहां तक जाना है, 14 तक जाना है, कहां तक जाना है, 56 60 तक जाना है, 86 तक जाना है, 74 तक, 62 तक, 48 तक। तो इस तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा, पहले क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, बात खत्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो याद रखिएगा, क्या, स्केलिंग। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक्स एक्सिस की बात कर लूं तो एक्स एक्सिस में 300 to 400 वाला पार्ट है ना, तो एक यूनिट की अगर बात करते हो तो एक यूनिट 100 का है। एक्सिस में 1 यूनिट बराबर कितना हमने ले लिया है, 100 यूनिट। यूनिट ले सकते हो या फिर जो भी चीज है, ग्रुप। ठीक है, वहीं फ्रीक्वेंसी में वाई एक्सिस की अगर बात करते हो तो 1 यूनिट बराबर हमने यूज किया है कितना, 10 यूनिट का। अरे इसका स्केल क्या है, 10-10 का है, और इसका क्या है, 100-100 का है। तो ये चीज आप रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि हिस्टोग्राम दिया होगा और इंफॉर्मेशन हमको बतानी होगी। जो भी पूछेगा वो सारी चीजें। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखा, वेजेस है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्या दे रखा है, द हिस्टोग्राम शोइंग द वीकली वेजेस ऑफ ए वर्कर इज ए फैक्ट्री इन अलोंग साइड्स। ये हमारा एक हिस्टोग्राम ग्राफ है जो हमारे वेजेस, वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स को शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेजेस हैं 375 to 400, कितने, 6 वर्कर। 400 to 45 कितने वर्कर हैं, 18। 425 to 450 10। 475 450 to 7, ये 450 to 475 20, और 475 to 500 इज ए 4। ठीक है, तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, ये आपका वेजेस हो गए कि भैया किससे किसको कितना दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी हिस्टोग्राम ग्राफ को पढ़ते समझते हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा, आंसर द फ्लोइंग। पहला क्या कह रहा, पहला आपसे कह रहा है कि भैया बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 400 to 425। अब यहां से 400 to 425 पे आ गए, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो कहां तक हाइट है, हमने कहा ये कहां तक, हमने कहा सर 18। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हमने कहा फ्रीक्वेंसी इसकी 18 हो गई। सिंपल से कहानी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ ग्राफ देखना और सीधा आंसर दे देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं खास। क्या दे रखा है, व्हाट इज द क्लास हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किस क्लास इंटरवल के पास सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम नंबर्स हैं। हमने कहा सर ये 6 और ये आपके 4। क्लास इंटरवल क्या है, 475 to 500। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मिनिमम है। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मेनी वर्कर गेट मोर देन 425। मोर देन 425 क्या है, हाउ मेनी वर्कर गेट मोर देन रेट 425। 425 से ज्यादा पाने वाले कितने वर्कर हैं। तो पहले 425 पहुंच गए, ये रहा। ठीक है, इसके इधर जितने भी होंगे वर्कर सबको ऐड कर दोगे। तो इसमें कितने वर्कर थे, तो हमने कहा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस कितने, ये है 20, तो ये हो गया 20 प्लस इसका हो गया 40। ठीक है, समझना बेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको क्या चीजें रखनी है दिमाग में, गलती नहीं कर सकते। तो इसने जैसे कहा हाउ मेनी वर्कर
गेट मोर देन 475 रुपीज, 425 रुपए से ज्यादा, 425 रुपीज से ज्यादा कितने वर्करों को मिल रहा है। तो हमने कहा 475 पे 425 पे गए तो ये हमारी यूनिट हो गई। इसके इधर जितने भी वर्कर होंगे सबको 425 से ज्यादा मिल रहा है ना, तो गिन लो कितने। हमने कहा सर पहले वाली की फ्रीक्वेंसी 10, तो इसमें तो 10 स्टूडेंट 10 वर्कर थे, इसमें 20 थे और इसमें कितने थे 4, तो 10 + 20 + 4 कितना हो गया 30, इसका आंसर होगा 34। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मेनी वर्कर गेट लेस देन 475, 475 रुपीज से कम कितने वर्करों को मिल रहा है। तो अब इसके लिए फिर से आप स्केलिंग में जाओगे और 475 से नीचे वालों को देखोगे। तो पहले 475 तो पहुंचो, हमने कहा सर ये रहा 475, इससे कम जितने वर्कर होंगे वो सारे। ठीक है, तो हमने कहा सर इसके 475 से कम की अगर बात करोगे तो इधर वाले साइड नंबर आएंगे। इसके पास कितना, हमने कहा 20, ये आपके पास कितना 10, ये 18, ये आपका है 6, तो इन सब का सम होगा। तो हमने कहा सर 10 + 20 + 18 + 6, 18 + 6, तो 20 10 30 और 30 10 40 48 48 48 और 6, तो 48 6 54, तो 54 ऐसे वर्कर होंगे जिनकी जो है सैलरी कह सकते हो या वेजेस कह सकते हो 475 से कम। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर हुज वीकली वेजेस आर मोर देन और इक्वल टू 400। अब वर्ड समझना, मोर देन इक्वल टू वर्ड है, अभी तक लेस, ये मोर देन था तो हम 475 से ऊपर देख रहे थे, 425 के ऊपर देख रहे थे, लेस देन था तो 475 से नीचे देख रहे थे। अब जैसे ही इसने कहा मोर देन इक्वल टू, तो वो जो नंबर है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो क्या कह रहा कि भैया नंबर ऑफ वर्कर हुज वीकली वेजेस आर मोर देन और इक्वल टू 400, 400 से ज्यादा बट 450 से कम, 400 से ज्यादा तो उस रेंज पे चलते हैं हम, 400 से ज्यादा और 450 से कम, 450 यहाँ रहा, मोर देन इक्वल टू 400 बट लेस देन 450, तो 450 से कम जितने हो वो, और 400 और 400 से ज्यादा वाले, तो 400 और 400 से ज्यादा वाले ये वाला पार्ट आएगा। कितने हैं, हमने कहा एक में 18 है, एक में 10, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 10 + 18। बच्चा अक्सर यहाँ कंफ्यूज होता है, जब भी कभी बात होगी तो मोर देन तो उस पॉइंट से ऊपर, लेस देन तो उस पॉइंट से जस्ट नीचे, लेकिन जैसे मोर देन लेस देन वाली बात आएगी तो जिस रेंज में है पहले उस रेंज की बात कर लो। तो इसने कहा मोर देन इक्वल टू 400, 400 400 से कम, तो 400 400 कम यहाँ आ गया ये वाली लाइन, और 450 से छोटी तो यहाँ आ गए। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी वही फाइनल आंसर आएगी, जो कि हमारा 28। तो देखो किस तरीके से हिस्टोग्राम ग्राफ को रीड करके हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको क्या कि भैया हिस्टोग्राम ग्राफ दे देगा और ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उनके आंसर बताने। क्लियर। अब आ गया अगला सवाल, क्या कह रहा है कि भैया ए पर्सन स्पेंड हिज टाइम इन ए डिफरेंट एक्टिविटी इन डेली, ड्रॉ ए पाई चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करना है और डेली वो क्या कर रहा है इन आवर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहा है। तो अब भैया पाई चार्ट ड्रॉ करना है और पाई चार्ट ड्रॉ करने का अच्छा तरीका क्या है ये समझना। तो हमने कहा सर सबसे पहले स्केलिंग कर लो। स्केलिंग कैसे करेंगे पाई चार्ट की, देखो जो ये वाला पार्ट था या ये वाला पार्ट था, यहाँ पे स्केलिंग में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप 300 400 को हमने स्केलिंग एक यूनिट को 100 मान लिया, 200 भी मान सकते हो, 300 मान सकते हो अपने डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमको जो भी टाइम होगा उसको 360 से ही डिवाइड करना, क्योंकि हमारे पास डिग्री तो 360 ही है ना, वो अनलिमिटेड नहीं है। हम जितना भी काम करेंगे सर्किल के अंदर ही करेंगे, और सर्किल के अंदर अगर हमें ड्रॉ करना है कोई चीज तो हमें 360 डिग्री से ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते। इसलिए याद रखिएगा कि जो भी स्केलिंग रखोगे वो 360 के अकॉर्डिंग रखोगे। पहली चीज इसने कहा सर एक व्यक्ति क्या है, एक पर्सन स्पेंड हिज टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटी इन डेली, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैंने कहा सर यस, और 24 घंटों को हमें कितने 360 डिग्री में डिवाइड कर देना है। बात समझना, यूनिटरी मेथड पढ़ा है, 1 डिग्री बराबर कितने आवर्स से हमको ये निकालनी है। हमने कहा ठीक है सर,
या फिर नंबर ऑफ आवर दे रखा है 9, 1, 2, 3 है, ये 7 है, ये 2। ठीक है, तो हमने कहा सर आवर्स दे रखा है तो एक आवर में कितनी डिग्री है हमको ये निकालना पड़ेगा। तो एक आवर में, तो हमने कहा सर 24 आवर 360, तो 1 आवर बराबर 360 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। इसको निकाल लो, तो हम 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 30 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो आ गया 15 डिग्री, यानी 1 आवर बराबर 1 आवर्स बराबर क्या हो गया 15 डिग्री आया। ये सारा गेम, अगर आपने स्केलिंग क्लियर कट पता कर ली तो काम बन जाएगा। तो अगर डिग्री में दे रखा हो, जैसे पाई चार्ट देगा वहां डिग्री में दे रखा होगा, डिग्री में दे रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में या जो हमारा एक्टिविटी होगी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब भी यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। और ऐसे अगर इंफॉर्मेशन दे रखी हो और हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहला काम यही है कि जैसे अब यहाँ एक दिन की बात है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे होते हैं तो कौन सा कितना घंटा कहाँ पे दे रहा है ये चीज उसने बताई है ना। तो हमने कहा सर 24 को हमें क्या करना है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री में बांटना है। तो 24 को कितना 360 डिग्री, तो एक आवर बराबर कितने डिग्री 15 डिग्री आ गया। अब देखो इससे चीजें कितनी आसान हो गई कि जैसे मैंने ये कहा, तो देखो यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लो थोड़ा सा। तो हमने कहा सर नंबर ऑफ आवर्स था, अगर डिग्री में बात कर लो कि कितनी डिग्री, तो ऑफिस वर्क, तो हमने कहा 9 आवर्स, 9 15 इंटू 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक आवर बराबर 15 डिग्री, तो 9 आवर बराबर 15 9 जा 135। तो कितना ऑफिस वर्क 135 डिग्री। ठीक है, एक्सरसाइज 1 घंटे तो यानी 50 डिग्री हो जाएगा। ट्रेवलिंग 2 आवर्स तो 50 इंटू 2 यानी 30 हो जाएगा। वॉचिंग शो 3 घंटे वॉच कर रहे हैं तो 50 इंटू, क्योंकि 1 आवर बराबर 15 डिग्री, तो 3 आवर्स बराबर 3 इंटू 15 यानी 15 45 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। सेम में 15 से 105 यानी 105 डिग्री होगा, 15 दूनी 30 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले जो भी डाटा होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। करने का तरीका क्या है कि जो भी डाटा जिसके रिस्पेक्ट में देगा, जैसे 24 घंटे थे तो यहाँ 24 इक्वल टू 360, डेज में देगा 1 मंथ 30 डे, 30 मंथ की अगर बात कर रहा होगा, 1 वीक की बात कर रहा होता तो हम वीकली चेंज कर रहे होते। तो ये स्केलिंग वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, सारा गेम इतने से हो जाएगा। अब मैंने यहाँ अगर 24 घंटे 360 दे रखा है तो 1 आवर बराबर 15 डिग्री आ गया, और हमने जितने आवर्स हैं सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाओ ड्रॉ करने के लिए सर्किल को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया। हमने कहा ठीक है सर, इसका सेंटर यहाँ होगा और यहां से इसको मान लो रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन तो स्टार्ट होगा। तो हमने कहा सर 135 यहां से स्टार्ट करना, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री ये आपका 90 होगा, 90 से कुछ ज्यादा। तो हम वैसे यहाँ पे भी मैं रफली वर्क करूंगा, ये आपका हो गया, मान लेते हैं ये 135 डिग्री हो गया। कितना 135 डिग्री क्या कर रहा है 135 डिग्री में ऑफिस वर्क, तो यहाँ आप डाल दोगे ऑफिस वर्क। ठीक है, अब इसको फिर से रेफरेंस मान लो। अगला क्या है 15 डिग्री, क्या एक्सरसाइज, तो यहां से 15 डिग्री, 15 डिग्री कहीं छोटा सा होगा ऐसा कुछ। हमने कहा सर ये है आपका 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री। इस 15 डिग्री में क्या कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट ट्रेवलिंग कितना 30 डिग्री, तो यहां से हमने फिर से इसको रेफरेंस माना और यहाँ से 30 डिग्री लाइन लो। सुनना, 0 से 135, फिर इसको 0 माना, 0 से 15 डिग्री इधर आए, फिर से यहाँ से फिर से आप जो चांदा यूज करते हैं डी, जिसके से हम एंगल ड्रॉ वो कर रहे होते हैं, तो उसको यहाँ पे लगाए। अब यहाँ से कितना 30 डिग्री तक जाएंगे, ये आपका हो गया क्या 30 डिग्री। क्या कर रहा है इस 30 डिग्री में वॉचिंग शो, वॉचिंग शो कर रहा है। ठीक है, फिर आया 105 स्लीपिंग टाइम, तो यहाँ से 105 तो 90, तो ये होगा, तो लगभग लगभग यहाँ होगा ऐसा कुछ, ये हो गया 10 कितना 5 डिग्री। एक रफली है भाई, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो कि क्या चल रहा है।
आपको प्रॉपर स्केलिंग का यूज करके काम करना है। तो हमने कहा सर ये हो गया हमारा क्या 105 डिग्री और फिर ये हो गया 30। 105 डिग्री क्या करा है, स्लीपिंग टाइम, और फिर मिसलेनियस अदर वर्क कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम किसी भी पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि पहले हमें स्केलिंग को पता करना पड़ेगा। जो भी टर्म दे रखा होगा, जैसे यहाँ 24 आवर्स है तो 24 इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर्स के हमने निकालिया 15 डिग्री। अब 1 आवर का 15 डिग्री, तो 9 आवर का 135, 1 15, 2 का 30, 3 का 45 एंड 7 का 105। 45 हमने किया नहीं है, एक सेकंड रखिएगा, एक चीज मिस हो गई है, तो आ जाते हैं 45। अच्छा जी, ये 30 था ट्रेवलिंग टाइम, ये ट्रेवलिंग टाइम था, हमने जो है इसको मिस कर दिया था। तो यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा क्या था, ट्रेवलिंग टाइम था। ठीक है, ट्रेवलिंग के बाद 45 डिग्री था वॉचिंग शो, तो यहाँ से फिर से 45 यहाँ कहीं आएगा। तो हमने कहा सर ये हमारा क्या है 45 डिग्री का वॉचिंग शो वाला पार्ट। वॉचिंग शो के बाद 7 घंटे स्लीप है, तो लगभग ये मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 105 डिग्री, ये आपका स्लीपिंग टाइम हो गया, और ये आपका हो गया कितना मिसलेनियस यानी अदर। बात समझ में, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। और ड्रॉ करते वक्त प्रॉब्लम क्या है, एक इनिशियल पॉइंट ले ली है, जैसे 0 से 135 ड्रॉ किया, 135 से 15 ड्रॉ किया, 15 से 30 ड्रॉ किया, 30 से 45, 45 से 105, 105 एंड 105 से आपका अदर में कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगी। और जो जिस पार्ट में जितना होगा उसी को आप लिख दोगे। बस इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करते हैं और बाकी सारी चीजें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, हमें पाई चार्ट दे रखा है और इससे हमसे बाकी इंफॉर्मेशन को पूछा है। क्या कह रहा कि जॉइन अ पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर in percentage of the various item and saving of a family during a month। एक मंथ में किसी फैमिली द्वारा उसका एक्सपेंडिचर किस पार्ट में कितना है ये बताया गया है, और उसकी सेविंग क्या है ये बताई गई। मैंने कहा ठीक है सर, ये रहा पार्ट। ठीक है, तो पहला कह रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खर्च किस पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो हमने कहा सर 25, 10, 15, 20, 5, 10, 15, in this case food का 25%। तो on which item of the expenditure was maximum, हमने कहा सर food। कितना, अगर पूछ ले भैया कितना तो क्या करोगे, हमने कहा सर जी बता देंगे, फूड का 25%, फूड हो गया कितना 25%। ठीक है, नेक्स्ट पेज पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग, टोटल सेविंग के बराबर किस चीज का एक्सपेंडिचर है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट खर्च है, एजुकेशन का, हाउस रेंट का, ट्रांसपोर्ट का, अदर्स का, सेविंग का और क्लॉथ का। इसमें सेविंग के बराबर का खर्च किसका है ये मुझे बताना है, एक्सपेंडिचर क्या। तो हमने कहा सेविंग हमारी 50%, और 50% और क्या 20, 10, 25, 5, 10, और ये हमने कहा एजुकेशन फॉर चाइल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। इसका आंसर होगा कितना, आप बता सकते हो 15 डिग्री, 50% है सॉरी, तो परसेंटेज में दे दिया। नेक्स्ट है इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, गेम यहाँ पे है, अगर मंथली सेविंग दे रखा है 3000, क्या है मंथली सेविंग इज ए 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लॉथ, क्लॉथ में कितना एक्सपेंडिचर है ये बताना है। तो मंथली सेविंग 50% और 50% बराबर दे रखा है 3000, 15% दे रखा है। फिर से यूनिटरी मेथड, 15% बराबर 3000, तो 1% बराबर क्या होगा, हमने कहा सर 1% बराबर हो जाएगा 3000 बाई 15। सॉल्व करोगे तो 15 दूनी 30, ये हो गया 200। 1% क्या हुआ 200 के बराबर है, और ये सबके लिए है। ठीक है, तो 1% बराबर अगर 200, तो इसने क्या पूछा है
कि क्लॉथ में कितना खर्च हो रहा है, तो क्लॉथ कहाँ है तुम्हारे, ये रहे, कितना 10%, तो एक्सपेंडिचर इन क्लॉथ आपका क्या हो जाएगा, हमने कहा सर 10%। अगर प्राइस की बात कर लो तो 10% बराबर 10 इंटू कितना, हमने कहा 200, तो ये हो जाएगा 200, यानी ये हो गया आपका 2000 रुपीज। तो क्लॉथ पे कितना खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपए। इसीलिए अगर वो पूछे ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च कर रहे हैं, तो 5 इंटू कितना 200, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 रुपए किसमें, वो आप ट्रांसपोर्ट पे खर्च करोगे। अदर खर्च कितना है ये पूछ ले, अदर एक्सपेंडिचर कितना है, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4000 रुपीज। वो पूछ ले फूड पे कितना खर्च करो, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 200, 25 दूनी 50, 5000 रुपीज। बस में तो इस तरीके से जो भी चीज पूछेगा, और कहीं पे देखो अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे उसने फूड का एक्सपेंडिचर दे रखा, किसका दे रखा था, सेविंग का एक्सपेंडिचर दे रखा था, वहीं पे ये भी कह सकता था कि भैया फूड का एक्सपेंडिचर कितना है। अब सुना इस एक इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, है ना, आखिरी सवाल है। तो हमने कहा सर यहाँ पे जैसे अगर वो देता कि फूड का एक्सपेंडिचर कुछ है 25% है, वो कहता 5000 जो है हम फूड पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमारी टोटल इनकम क्या है, फूड पे मैं 5000 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो मेरी टोटल इनकम क्या है ये बताओ। तो 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000, है ना। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया 25 दूनी 50, तो ये हो गया 200। अगर ये 200 है तो इसकी टोटल इनकम क्या होगी, तो 100% इनकम होगी, तभी तो ये सारी चीजें कर रहा है ना। तो 100% बराबर कितना होगा, तो हमने कहा सर 100 इंटू 200, ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, टोटल इनकम पूछे तो कितनी है 20,000। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकता है, पूछ सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि भैया सेविंग और ट्रांसपोर्ट में कितना डिफरेंस है, सेम डाटा देकर के उसने पूछा कि भैया ये बताइए सेविंग और ट्रांसपोर्ट में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो हमने कहा 15 माइनस 5 कितना 5%, और 5 इंटू 200 इतना रुपए इसमें सेविंग ज्यादा हो रही है, या इतना रुपए हमारा ट्रांसपोर्ट में कम लग रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, और बहुत ही इजी वे में है, कोई टफ नहीं है। बट हाँ, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहला हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करता है उसको, दूसरा हिस्टोग्राम अगर ग्राफ दे रखा है उसको पढ़ के इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं इस चीज को समझना, और इसके बाद पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखना, स्केलिंग कैसे करते हैं पाई चार्ट की। कि अक्सर क्या होता है ना कि पाई चार्ट की स्केलिंग में गड़बड़ करता है, तो याद रखिएगा पूरा 360 डिग्री होता है। अगर पाई चार्ट को आपको ड्रॉ करना पड़ा तो ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डाटा दिया होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे सैलरी को अगर 100% मानता हूँ तो 100 को कितना 360 में डिवाइड किया है तब डिग्री आएगी, और डिग्री आएगी तभी पाई चार्ट ड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो पाई चार्ट नहीं ड्रॉ होगा। बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बस चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रेंज किसे कहते हैं, रॉ डाटा क्या है, किस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, और किस तरीके से उनका एनालिसिस करके अपने इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। सारा गेम इतना है। तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, सोचो समझो, और फिर इसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो भैया कहानी गड़बड़ होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़ते लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।